चलो शुरू करते हैं भाई। हमारा इसमें जो टॉपिक था ये था क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या होता है भाई? एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। Average temperature and precipitation pattern of a particular year. Average temperature and precipitation pattern of a particular year. तो मतलब कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर क्या एवरेज टेम्परेचर रहा उसमें, और क्या उसमें एवरेज प्रेसिपिटेशन रहा। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कि वो है हमारा क्लाइमेट। तो जो ये क्लाइमेट है, इट कुड बी लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है भाई क्लाइमेट चेंज, एंड इट कुड बी शॉर्ट टर्म। जो क्लाइमेट चेंज होता है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें पर्टिकुलरली, तो क्लाइमेट चेंज शॉर्ट भी हो सकता है और क्लाइमेट चेंज लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ओके। सो क्लाइमेट चेंज भी कुड बी शॉर्ट टर्म और क्लाइमेट चेंज कुड बी लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो शॉर्ट टर्म चेंज इन द एटमोस्फियर। ठीक है, शॉर्ट टर्म चेंज इन एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में जो भी शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं वेदर, इनको बोला जाता है वेदर। ठीक है, और ये वेदर भाई, ये आवर्स में भी हो सकता है, ये डेज में भी हो सकता है, और ये वीक में भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई आज का वेदर क्या था, ठीक है, या अगले 2-3 दिन में वेदर कैसा रहेगा, या अगले वीक में बारिश होगी नहीं होगी, तो ये शॉर्ट टर्म क्लाइमेट चेंज है, इसको हम बोलते हैं वेदर। और इट इज हाईली वेरिएबल, एंड इट इज हाईली वेरिएबल। ये बहुत वेरिएबल होता है भाई। ठीक है, ये बहुत चेंज होता रहता है। इसके अपोजिट जब हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एवरेज वेदर को कंसीडर कर देते हैं, एवरेज वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एवरेज वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, और ये भी किसमें? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं मोर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स। जब हम 30 साल की बात करें, ठीक है, जैसे कि भाई पिछले 30 साल से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है या अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, या पिछले 30 साल से वेदर का इसका प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। सो इट कुड बी लॉन्ग टर्म और इट कुड बी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो अब क्लाइमेट चेंज है, जो ये क्लाइमेट चेंज का मतलब तो यही हुआ ना। देखो, क्लाइमेट का मतलब तो था कि एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन रेट, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, बट जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू अ चेंज इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न में जब भी चेंज होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। एंड जो ये क्लाइमेट चेंज है, ये आप लोगों को सबको पता है, जो ये क्लाइमेट चेंज होगा, ये क्लाइमेट चेंज, इसके कोज क्या हो सकते हैं इसके? भाई देखो, एक तो सबसे बड़ा कोज है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि ह्यूमंस, ह्यूमंस के कारण, जैसे व्हीकल एमिशन है। ठीक है, और जैसे कि भाई डिफोरेस्टेशन कर दिया। ठीक है, और जैसे कि इंडस्ट्रियल एमिशन है, जब जब भी हम इंडस्ट्री लगाते हैं उससे धुआं निकलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर हुआ,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने सीक्रेट कर दी तो वो जाके उसने ओजोन को डिप्लीट कर दिया और उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारे जितने भी ह्यूमन कोज करता है उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक कोज। तो इसमें मैं एक दो लिख देता हूं, जैसे कि फोसिल फ्यूल बर्निंग, ठीक है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल एमिशन, या फिर एग्रीकल्चर से, एटसेट्रा। तो ये सारे किसके है भाई, एंथ्रोपोजेनिक। उसके बाद नॉट ओनली एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन ही अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस भी होती है जिनके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि भाई वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जैसे भी वोल्केन 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 से गैस निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये एरोसोल के साथ मिल जाएगी, ठीक है, एरोसोल के साथ मिली और इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इससे भी क्लाइमेट चेंज होता है। दूसरा जो इसका है वो है मैचनी कोल मैचनी मिलेनिकोविच मिलेनिकोविच साइकिल्स, मिलेनिकोविच साइकिल। स्पेलिंग दोबारा लिखता हूं मैं इसकी, मिलेनिकोविच, MILANCOVICH, मिलेनिकोविच साइकिल्स। ये साइकिल्स क्या होती हैं भाई, देखो अर्थ की जो ज्योमेट्री है ना, अर्थ अर्थ हमारी ऐसे ओवल शेप है, ठीक है, ऐसे ओवल शेप हमारी अर्थ है, एंड ये सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करती है, ऐसे मूव करती है सन के अराउंड। अब क्या होता है, अगर इन साइकिल्स में वेरिएशन होता है, ठीक है, और ये वेरिएशन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, तो इन साइकिल में अगर वेरिएशन होता है तब भी हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट होता है। और जो ये साइकिल में वेरिएशन होता है, जो सन के अराउंड साइक्लिक साइक्लिक फॉर्म में राउंड 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 घूम रही है, इसमें जब भी वेरिएशन होगा इसको हम बोलेंगे मिलनकोविच साइकिल, ठीक है। तीसरा है सोलर रेडिएशन में अगर कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, इनको बोलते हैं सोलर इरेडिएशन वेरिएबिलिटी, सोलर रेडिएशन वेरिएबिलिटी। इसका मतलब ये है कि भाई सोलर रेडिएशन वेरिएबिलिटी का मतलब जो हमारा सन है, अगर इस सन में यहीं पे कोई चेंज जाए, मान लिया सन में कोई नई सोलर स्टॉर्म आ गया यहाँ पे, या कोई सोलर फ्लेयर होगी, तो यहाँ से ज्यादा एनर्जी आने लग जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सोलर इरेडिएशन वेरिएबिलिटी, ठीक है। ये कुछ कोज है, बट इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्लाइमेट चेंज से। यहाँ से हमारे जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भाई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पे, और उसी को शुरू करते हैं। लिखो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो देखो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये एक कोई व्हीकल है, ये एक कार है, ठीक है, इस कार में ये यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, बाहर से आएगी सनलाइट, ये सनलाइट आई, और अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इस कार की सीट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे भी सीट है, ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब ये सनलाइट आएगी, तो इस कंडीशन में सनलाइट आएगी यहाँ पे, और अपने साथ इंफ्रारेड रे भी लेके आती है, इंफ्रारेड। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इंफ्रारेड के कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अंदर आएगी ये, और जो ये वेवलेंथ आएगी इंफ्रारेड, ये शॉर्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्ट वेवलेंथ की वेव होती है, ठीक है। ये आएंगे और अंदर जितनी भी ये चीजें हैं इनको गर्म कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, हीटअप कर देंगे। और जैसे ये यहाँ से हीटअप होंगी, तो इनसे जो निकलने वाली रेडिएशन होगी, वो रेडिएशन की क्या होगी, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ होगी, लॉन्ग वेवलेंथ।
अब जो ये लॉन्ग वेवलेंथ की जो वेव्स हैं, दे कैन नॉट कम्स आउट थ्रू ग्लास। तो ये इस ग्लास से बाहर ही नहीं आ सकती। अगर ये ग्लास से बाहर नहीं आएंगी तो ये सारी सारी ये रेडिएशन कहाँ ट्रैप हो जाएंगी, अंदर की तरफ ट्रैप हो जाएंगी, और जो ये अंदर का एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वॉर्म। अब इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने देखा होगा गार्डन में कई बार हम क्या करते हैं, गार्डन में ऐसे अपने पौधे लगा के हम उसमें हम एक बाहर की तरफ एक ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं ऐसे, ग्रीन कलर का जो कपड़ा सा लगता है। अब ये भी सेम फंक्शन करता है। इसमें भी क्या होता है, बाहर से ऐसे इंफ्रारेड रेज आई, शो ये होंगी शॉर्ट वेवलेंथ की। अब अंदर जितना भी चाहे नीचे मिट्टी पड़ी है, चाहे ये प्लांट्स है, इनसे इनसे लॉन्ग वेव की रेडिएशन निकलेंगी और ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी। ठीक है, और ट्रैप होके यहाँ का अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, जो इन प्लांट्स के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा ग्रो करने के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम हमारी अर्थ में भी होता है ऐसे ही। हमारी अर्थ में क्या है भाई, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमारे अर्थ में हमें पता है कि भाई चारों तरफ क्या है, गैसेज है। ये हमारे चारों तरफ यहाँ गैसेज है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ से सनरेज आएंगी ऐसे, ये अपने साथ कौन सी लेके आएंगी, शॉर्ट वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो अर्थ होगी, अर्थ पे जो भी मटेरियल होगा, अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो हो जाएंगे हीटअप। और हीटअप होने के बाद वो क्या करेंगे, वो लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज को सिक्रीट करेंगे। लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज को वो प्रोड्यूस करेंगे। जो ये लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेज होंगी, ये इस गैसेस के कारण, इन इन गैसेस के कारण ये क्या होंगी, इससे ये लॉन्ग वेवलेंथ बाहर नहीं जा पाएंगी, और जैसे बाहर नहीं जा पाएंगी तो अर्थ के जो नियर बाय टेम्परेचर है, वो नियर बाय टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और इसी को क्या, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और इसी को हम बोलेंगे दिस इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसको बोला जाता है भाई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। सो अब बात ये है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नॉट ऑलवेज बैड। ग्रीन हाउस जो गैस का इफेक्ट है वो नॉट ऑलवेज बैड। इनफैक्ट अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो अर्थ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक जा सकता है डाउन। ठीक है, तो ये सरफेस को वार्म रखती हैं ताकि एनिमल और प्लांट्स और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सके। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो ये इफेक्ट है, दिस इज नॉट ऑलवेज बैड बट इट इज गुड। बट अगर ये गैसेस, अगर हम जिन गैसेस की बात कर रहे हैं, अगर ये गैसेस बहुत हाई अमाउंट में सीक्रेट हो जाए, इनका इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तो हमारा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होगा वो हमारा बैड होगा, बुरा हो जाएगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसेस है। ठीक है, इनसे ही मेन क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। ठीक है, तो चलो गैसेस देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो देखो भाई, हमें इनका गैस गैस का नाम याद रखना है, ये याद रखना है कौन सी सबसे ज्यादा गैस होती है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका सोर्स भी हम थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सबसे ज्यादा तो ये आती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये इसका मेन सोर्स होता है भाई। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, जब जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, बट दिस इज नॉट द मेजर गैस। ठीक है, ये इसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है कि ज्यादातर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आते हैं। सेकेंड इज वाटर वेपर। वाटर वेपर्स, भाई ये याद रखना, इट इज मोस्ट अबंडेंटली ग्रीन हाउस गैस।
गैस तो नहीं होती है खैर, एक्चुअल में स्टीम होती है, मोस्ट वेपर्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप तो। ठीक है, दूसरा वाटर वेपर आते कहां से? भाई सिंपल है, वाटर वेपर आएंगे कहां से? हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होती है उससे आते हैं भाई। ओशन के सरफेस गर्म होता है और वो धीरे धीरे वेपराइज होता रहता है। ठीक है, थर्ड जो ग्रीन हाउस गैस है दैट इज मीथेन, दैट इज मीथेन। मीथेन कहां से आएगी? मीथेन भाई एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आएगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे कि भाई माइक्रोब्स से, माइक्रोब्स जब फर्मेंटेशन करते हैं तो ये गैस रिलीज होती है। दूसरा पैडी फील्ड से आएगी, पैडी फील्ड्स, ये भी पूछा पूछा गया भाई एक बार कि भाई सोर्स ऑफ मीथेन क्या है, तो पैडी फील्ड से आती है। फिर कहीं जैसे कि जमीन से अगर ऑयल निकाल रहे हैं तो वहां पे नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस होती है इसमें मीथेन भी होती है, मीथेन। और अगर इस मीथेन का लीकेज हो जाए तो ये भी कॉज करते ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और जैसे गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उनके उनके र्यूमन में क्या होता है, बैक्टीरिया मिलते हैं जो वहां पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं और ये मीथेन गैस सीक्रेट होती है। नेक्स्ट गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, NOx लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं दे आर मेजरली कम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड व्हीकल एमिशन। तो ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से एंड व्हीकल एमिशन। व्हीकल एमिशन से एक और गैस मैंने बताई थी आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एसिड रेन करवाती है। तो ये भी हमारी कौन सी है, एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर फिफ्थ इज CFCS, ये भी आपको ओजोन डिप्लीशन में अप्लाई थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैस होती है, जैसे ओजोन गैस होती है, वो भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। ठीक है, ओजोन, O3 जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद HCF भी बताया था मैंने, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जैसे कि हेलोन्स होते हैं, ये सारी क्या है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। आपको इसमें दो चीजें मेन याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो वाटर वेपर्स होते हैं दे आर मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट। ठीक है, एंड दे आर मेजर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, कॉज मेजर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। दूसरा आपको ये पैडी फील्ड वाला जरूर याद रखना भाई, इनसे दो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे कि भाई जैसे ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऐसे ही ग्लोबल कूलिंग भी होती है। ठीक है, तो देर आर टू टर्म्स, एक को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, अब मैंने इसका तो बता दिया आपको कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इट इज ड्यू टू मेजरली ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये तो इसके कारण होती है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाएगी तो भाई सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सरफेस का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो देखो इसमें क्या 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 इफेक्ट हो सकते हैं इसके। से ग्लेशियर जो है मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जैसे कि जो बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू इवन 1 डिग्री चेंज, इवन 0.1 डिग्री चेंज इन दी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जितने भी सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल डाई। ठीक है, उसके बाद अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो सी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोस्टल जो कंट्रीज होंगी उनके भी कोस्ट जो है पानी में जाते जाएंगे, वहां पे बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी।
ऐसे ही ग्लोबल कूलिंग भी होती है। अब ग्लोबल कूलिंग में क्या होगा भाई, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं ना, ऊपर यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि एरोसोल है फॉर एग्जांपल, एरोसोल। अब इनसे क्या होता है, इनसे सारी रेडिएशन अर्थ पे आ भी नहीं पाती, बहुत सारी रेडिएशन आती है, यहाँ से टकराती है और यहाँ से वापस मुड़ जाती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा ये पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, उतना ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, अर्थ के पास रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंड शुरू हो जाएगी, और इसको बोलेंगे हम ग्लोबल कूलिंग। जैसे कि जब जब डायनासोर रहते थे यहाँ पे, तो एक बड़ा सा मिटेरोइट आके और वो अर्थ के ऊपर टकराया था, इससे इतनी ज्यादा धूल इकट्ठा हो गई थी यहाँ पे ऐसे ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थ के चारों तरफ, कि सोलर रेडिएशन अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ग्लोबल कूलिंग हुई थी, ग्लोबल कूलिंग, ठीक है। तो इससे भी वही होगा कि भाई ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी, तो सी दोबारा से ग्लेशियर बनना शुरू हो जाएंगे, तो सी लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है, सी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये मीटियोर टकराया था अर्थवर्म, इसे सॉरी डायनासोर के टाइम पे, तो उस टाइम पे लगभग 120 मीटर तक सी लेवल डाउन चले गए थे, ठीक है, ग्लेशियर फॉर्मेशन हो गई थी। उसके बाद नॉट ओनली दिस पार्टिकल्स, ऑल्सो क्लाउड्स, हमारे एनवायरमेंट में जो क्लाउड्स है, उनसे भी दे रेडिएट ऑलमोस्ट 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 50% ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, 50% रेडिएशन को ये वापस भेज देते हैं, इसको वापस भेज देते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेनेटरी एल्बिडो, प्लेनेटरी एल्बिडो, इसको बोलते हैं प्लेनेटरी एल्बिडो। फिर जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एरोसोल, ये दोनों मिला के और सल्फेट हेज बनाते हैं, सल्फेट हेज। तो ये सल्फेट हेज भी सेम काम करते हैं, ये भी क्या करते हैं, रिडायरेक्ट कर देते हैं सनलाइट को वापस से, ठीक है। तो ये वाला आप याद रखना भाई। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी ट्रीटी भी बताई थी फर्स्ट क्लास में, लेक्चर 7 में, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको हम कर चुके हैं लेक्चर 7 में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बताया होगा 1987 का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो ट्रीटी है भाई, क्योटो ट्रीटी, जापान वाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको भी हम कर चुके हैं लेक्चर 7 में। उसके बाद एक पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने करा था कि भाई हम लिमिट करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है, और ये लेस देन 2 डिग्री हम टेम्परेचर करके दिखाएंगे, मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर तक हम डाउन करके दिखाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ठीक है। और एक और भी है आईपीसीसी, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आईपीसीसी क्या करता है भाई, आईपीसीसी की जो बॉडी है, एक तो असेसमेंट करेगी, असेसमेंट, और दूसरा पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये इसका काम होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना और असेसमेंट रिपोर्ट वगैरह बनाना, ठीक है। तो ये था भाई ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। अब इसी में मैं 2-3 चीजें आपको और बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन, एंड सेकंड वर्ड इज बायोमैग्निफिकेशन। देखो, जब भी कोई हार्मफुल केमिकल, जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल केमिकल अकोमुलेट इन सम ऑर्गेनिज्म, अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल की इसमें बात करें, हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, अगर वो, अगर इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में हायर कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, देन इट फाउंड इन दी नॉर्मल एनवायरमेंट कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फिश है, ठीक है, एक फिश एग्जांपल के समझते हैं भाई इसको।
अब इस फिश में क्या हुआ कि भाई जो एनवायरमेंट में था हमारा, ये जो हमारा एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में फिश रह रही है एक्वेटिक एनवायरमेंट में, इसमें यहाँ पे अगर मरकरी की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल बाहर मिलती है 0.0001 mg पर लीटर, ये है। और अगर ये फिश की बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, अगर फिश की बॉडी में मान लिया यहाँ पे पहुंच गया, ये हो गया 0.001 mg पर लीटर, तो अगर ऐसा हो जाए किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, नॉर्मल जो बाहर एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसकी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन, किसी टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन, तो उसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन, की वो चीज उस बायोटा में एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है। सेकंड, ये किस प्रोसेस से एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन में सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे उस केमिकल का इंक्रीज हो जाना, उस केमिकल का इंक्रीज हो जाना, इसी को बोलते हैं भाई बायोमैग्निफिकेशन। अब देखो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, दिस इज वन फाइटोप्लैंक्टन। ये जो एक फाइटोप्लैंक्टन है इसमें है 0.0001 mg ऑफ Hg, मरकरी, ठीक है। अब ऐसे एक, ये है एक जू प्लैंक्टन, ठीक है, ये एक जू प्लैंक्टन ये दो फाइटोप्लैंक्टन को खाता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0002 mg पर केजी, जी पर ग्राम, ठीक है। अब एक स्मॉल फिश है, वो एक स्मॉल फिश एक दिन के अंदर लगभग फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 जू प्लैंक्टन खाती है, 10,000 जू प्लैंक्टन खाती है। तो इस एक फिश के अंदर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार, 10,000, ये हो जाएगा 2 mg पर ग्राम, ठीक है। और ये एक जो स्मॉल फिश है, ऐसी एक लार्ज फिश है इसमें, लार्ज फिश, वो लार्ज फिश क्या है, ये यहाँ पे लगभग 100 स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को खाती है। तो इसमें इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 200 mg पर ग्राम। तो देखो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम फाइटोप्लैंक्टन से और लार्ज फिश की तरफ जा रहे हैं, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हमारा ये इंक्रीज होता जा रहा है भाई, ये देखो, ठीक है, ये केमिकल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है हमारा केमिकल। और इसी को बोलते हैं भाई बायो मैग्निफिकेशन, की अगर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे अगर ये ऐसे इंक्रीज होता जाए तो इसी को बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो दो टर्म ये थी हमारी। उसके बाद देखो उसके बाद आते हैं एक और नेक्स्ट पे, दैट इज यूट्रोपिफिकेशन। यूट्रोपिफिकेशन का भी आपको पता है, यहां से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि यूट्रोपिफिकेशन का रीजन क्या है, ठीक है। तो यूट्रोपिफिकेशन क्या हुआ है, एक तो ये हमेशा एक क्लोज वाटर बॉडी में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए वाटर बॉडी, ये पानी है यहाँ पे, ये फॉर एग्जांपल ये लेक है या फिर ये पोंड है। अगर बाहर से ऐसे नालों से, अगर बाहर से नाले बह के आ रहे हैं इसमें से आके, और यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस एंड फोस्फोरस, अगर इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी, बिकॉज दे आर दी रॉ मटेरियल फॉर दी एल्गल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ। अगर एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ हो जाएगी तो ये इसके पूरे सरफेस को ऐसे कवर कर लेगी, ये एल्गा वाटर के पूरे सरफेस को ऐसे कवर कर लेगी। अगर ये पूरे सरफेस पे ऐसे कवर कर लेगी तो ये एल्गा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो सनलाइट है वो भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो नीचे क्या कंडीशन हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएंगी डार्क कंडीशन, और डार्क के साथ साथ यहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन भी जनरेट हो जाती है, यहाँ पे
ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है क्योंकि भाई नीचे जो प्लांट रह रहे हैं उन तक सनलाइट तो पहुंच ही नहीं रही, सनलाइट नहीं पहुंच रही तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो नीचे वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं हाइपोक्सिक या एनॉक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, और इस हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण इसकी जो फिशेज हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, और इसी को बोलते हैं कि भाई इस लेक में क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया है। ठीक है, इसमें बीओडी लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब चलते हैं भाई एक और इसका नया टॉपिक, दैट इज बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको तो आप बिल्कुल मान के चलो ये एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, टर्म कौन कौन सी है इसमें। ठीक है, तो बायो रिमीडिएशन क्या होता है भाई, बायो रिमीडिएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोलॉजिकली डिग्रेड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बायोलॉजिकली डिग्रेड करेंगे हार्मफुल ऑर्गेनिक वेस्ट को। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, और ये हार्मफुल भी है। अब इसको डिग्रेड करना है, और डिग्रेड भी कैसे करेंगे, हम इसको बायोलॉजिकल करेंगे, बायोलॉजिकल डिग्रेड। और बायोलॉजिकल जब हम इसको डिग्रेड करेंगे तो डिग्रेड करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, विच इज नॉट हार्मफुल प्रोडक्ट। अब ये जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन किया जाता है, इट इज मेजरली डन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ये ज्यादातर माइक्रोब्स की हेल्प से करा जाता है। ठीक है, अब माइक्रोब्स में भी देखो, इसमें भी चैलेंजेस हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि भाई माइक्रोब्स ऐड कर दिए और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया। देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो है कि माइक्रोब्स को हमें सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, सिलेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, कि अभी हम कौन से माइक्रोब्स हैं उनको जिसको सेलेक्ट करें जिसके कारण वो जहां पे ऑर्गेनिक मैटर है, हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर वो डिग्रेड हो जाए। ठीक है, फिर है अगर हम सिलेक्शन कर लिया हमें, फिर उसकी पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करें उस साइट पे, पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ दैट माइक्रोब, उस माइक्रोब की पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए वहां पे ताकि वो जल्दी 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 अपना काम कर सके। ठीक है, तीसरा है भाई अवेलेबिलिटी ऑफ ये अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट। भाई मान लिया कि ये पोल्यूटेंट्स ऐसे किसी और ऑर्गेनिज्म और कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये बाउंड है किसी अदर केमिकल के साथ विच इज प्रेजेंट इन द बाउंडेड फॉर्म, तो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है माइक्रोब्स के लिए, तो फिर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए पोल्यूटेंट्स की। और फोर्थ भाई एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब भाई उसमें प्रॉपर पीएच होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे, कैसे करते हैं बायो रेमिडिएशन स्ट्रेटेजीज। तो देखो बायो रेमिडिएशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक को बोलते हैं इन सीटू और दूसरे को बोलते हैं एक्स सीटू। भाई सिंपल सा है, इन सीटू जब होगा जब जिस सोइल के अंदर, मान लिया सोइल के अंदर कोई पोल्यूटेंट प्रेजेंट है और इसी में हम क्या कर दें, यहाँ से माइक्रोब्स ऐड कर दें और यहीं पे इसको क्या करें, इसका सॉल्यूशन करें, तो इसको बोलेंगे इन सीटू। ठीक है, मतलब उसी जगह पे ट्रीटमेंट ऑन साइट, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑन साइट। दूसरा होता है एक्स सीटू, कि हम वो सोइल उठा के ले आए और अपनी लैब के अंदर एक ऐसा बड़ा सा बायोरिएक्टर बनाए, ये बायोरिएक्टर बना लिया और इसमें इस सोइल को हमने डाल दिया, ये जो सोइल थी, और साथ में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइक्रोब्स भी ऐड कर दिए। तो जब ये सारा करा तो हमारे यहाँ पे फिर गुड सॉइल जो बनके, या जो पोल्यूटेंट्स फ्री सॉइल जो बनके वो बाहर आ जाएगी और इसको हम वापस से उसी साइड पे डाल दें। ठीक है,
अब इनके अपने अपने चैलेंजेस है। देखो जो जो इनसाइट होता है वो तो वहां पे तो दिक्कत ही होगी कि भाई कितना माइक्रोब्स डाले, कौन सा माइक्रोब डाले, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले वहां पे, उनका एनवायरनमेंट मैनेज करना है, ठीक है, उनका उनकी उनकी वहां पे देख रेख करनी है। XC2 में ये दिक्कत है कि भाई इनको उठा के लेके आओगे, आपकी मैन पावर ज्यादा लगेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो अलग अलग है, ठीक है। आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके देखो टाइप्स देखो कौन कौन से, एक एक करके देखते हैं इसके टाइप्स को। दो टाइप में पहले आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज बायोवेंटिंग एंड सेकंड इज बायोस्पेरिंग, बायोस्पेरेजिंग, बायोवेंटिंग एंड सेकंड इज बायोस्पेरेजिंग, ठीक है। ये दोनों ही इन सिटू वाले मेथड है। इन सिटू मतलब ये किस में होंगे भाई, ऑन साइट पे होंगे। ये भी ऑन साइट पे होगा और ये भी क्या होगा, ऑन साइट पे होगा, उसी साइट पे होगा, ठीक है। इन दोनों में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एयर फ्लो करते हैं। एयर फ्लो, एयर फ्लो करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो वहां पे क्या बढ़ जाएंगे, माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, और माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे तो अपना काम वहां पे शुरू करने होंगे, करना शुरू कर देंगे। प्लस साथ साथ दोनों के अंदर ही हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। हम अपने बैक्टीरिया को बोलेंगे कि ये ले भाई खाना, और जाके वहां पे क्या कर दे तू, वहां पे जितने पॉल्यूशन को डिग्रेड करना शुरू कर दे। अब इसका इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि भाई जो बायोवेंटिंग होती है इट इज डन इन अनसैचुरेटेड जोन, अनसैचुरेटेड जोन्स, और जो बायोस्पैरेजिंग होती है इट इज डन इन दी सैचुरेटेड जोन्स, सैचुरेटेड जोन्स। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे सैचुरेटेड का मतलब है कि भाई जो हमारी वाटर टेबल से ऊपर की सोइल है, ठीक है, हम उसके अंदर, हाँ, जो हमारी वाटर टेबल से ऊपर की सोइल है हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम एयर और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो करते हैं। जैसे कि ये हमारा वाटर टेबल है जमीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पे नीचे फिर भी सोइल वोइल होगी कुछ, ठीक है। अब जो सोइल्स की लेयर है यहाँ पे ऊपर, हम इसके अंदर वो एयर फ्लो करते हैं, एयर फ्लो, या फिर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। इसको अनसैचुरेटेड जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये ऊपर वाली लेयर्स है दे आर नॉट सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक है, ये वाटर से सैचुरेटेड नहीं होता है, किसी लेयर में ज्यादा पानी है, किसी लेयर में कम पानी है, सो दे आर अनसैचुरेटेड जोन्स। बट अगर हम इसकी बात करें बायोस्पैरेजिंग की, तो ये सैचुरेटेड जोन के लिए होती है, सैचुरेटेड जोन्स के लिए। इसमें क्या करते हैं भाई, जो ये नीचे वाटर लेवल है हमारा, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ऊपर सॉइल की लेयर है, और नीचे जो ये वाला जोन होता है दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड जोन, इसको बोलते हैं भाई सैचुरेटेड जोन, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट्स है तो इंजीनियर क्या करेंगे, यहाँ से एक इन लेयर से एक ऐसा होल करेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसमें क्या डाल देंगे, यहाँ पे वाटर, नहीं सॉरी, वाटर नहीं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो जो सैचुरेटेड जोन में होता है इसको बोलते हैं बायोस्पैरेजिंग, और जो हमारा अनसैचुरेटेड जोन में होता है उसको बोलते हैं बायोवेंटिंग, ठीक है। यही इसमें मेन डिफरेंस होता है। थर्ड इज, जो इससे नेक्स्ट है वो है भाई बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन ये भी एक इन सीटू बायोरिमेडिएशन की टेक्निक है। बायोस्टिमुलेशन में क्या करेंगे भाई, हम उसके एनवायरनमेंट को ही मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। उसके जो बैक्टीरिया होगा हम उसके एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करेंगे जैसे भाई फॉर एग्जांपल जैसे पीएच इंक्रीज कर दिया या फिर डिक्रीज कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया या घटा दिया, कोई पर्टिकुलर एंजाइम ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। और ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टिमुलेटिंग माइक्रोब्स, हम उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि भाई चलो करो अपना काम करो, ठीक है। इसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दे दिए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो स्टिमुलेशन।
उसके बाद होता है भाई फोर्थ इज बायो ऑगमेंटेशन, ये था हमारा थर्ड, और उसके बाद है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन इट इज ऑल्सो एन इन सिटू प्रोसेस। बायो ऑगमेंटेशन में क्या करते हैं भाई, हम सेलेक्टेड और स्टैंडर्डाइज्ड बैक्टीरिया यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल एक ये साइट है और एक ये साइट है, ठीक है। ये साइट जो है इसमें सल्फर का कंटेंशन ज्यादा है, सल्फर यहाँ पे ज्यादा है, और एक साइट है यहाँ पे जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हम दोनों में सेम टाइप के बैक्टीरिया रख दें, तो हम पहले अपने बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया सिलेक्शन, माइक्रोबियल सिलेक्शन, और उसको हम फिर पर्टिकुलर साइट पे हम उसके अकॉर्डिंग डालते हैं कि यहाँ पे हमने ए टाइप का बैक्टीरिया डाल दिया और यहाँ पे हमने बी टाइप का बैक्टीरिया डाल दिया, और वो फिर उस पोल्यूटेंट्स को क्या कर रहे हैं वहां से रिमूव कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन, ऑगमेंट करके इनको दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज, फिफ्थ जो है हमारा वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं भाई, इसमें कंट्रोल्ड डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है भाई इसमें, कंपोस्ट डी कंपोस्ट डीकंपोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसमें देखो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक साइट है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या है हमारा पोल्यूटेंट्स है। तो कंपोस्ट खाद से याद रखना इसमें, ठीक है। कोई हमारे पर्टिकुलर टाइप का पोल्यूटेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे बैक्टीरिया, बट ये बैक्टीरिया काम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया को हम बाहर से क्या दे देंगे, इन बैक्टीरिया को हम बाहर से ये कंपोस्ट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंजाइम भी होंगे, ठीक है। तो मतलब एक पोल्यूटेड साइट्स और कंपोस्ट को हम मिक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैन्योर मिक्स कर दिया, जैसे ये वाला काम हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी करते हैं। अपने एग्रीकल्चर फील्ड में हम ले जाके क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया होते हैं वो उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, और जो जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देते हैं, ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है उनको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कंपोस्ट को और पोल्यूटेड साइड को, इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। उसके बाद है भाई सिक्स्थ इज बायोरिएक्टर्स। ये भी हमारी क्या हुई भाई, एक ये इन सिटू हुई, इन सिटू बायो रिएक्टर्स। अब बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं भाई, देखो इसके नाम से ही पता है, इसमें क्या करते हैं बायो रिएक्टर्स में, ये बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। तो ये क्या हुआ हमारा एक्स-सी-टू हुआ, ये हमारी एक तरह की एक्स-सी-टू प्रोसेस हुई। अभी तक हमने जितनी पढ़ी सारी इन सिटू थी, अभी क्या है इसमें एक्स-सी-टू प्रोसेस है। तो इसमें क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन बनाते हैं, इस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती है। इसमें हम उसको, जो हमारी सॉइल है जो पोल्यूटेंट्स के साथ है, सॉइल विद पोल्यूटेंट्स हार्मफुल सॉइल, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और फिर इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई कर देंगे किसका, जैसे कि माइक्रोब्स कोई पर्टिकुलर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स या फिर एंजाइम्स, कुछ भी यहाँ पे जो सप्लाई करेंगे, और फिर हम बाहर ले जाके उसको क्या करेंगे, डिकंटेमिनेट करेंगे, उसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। उसके बाद नेक्स्ट इज लैंड फार्मिंग, सेवंथ इज लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग भी जो प्रोसेस होती है, इट इज ऑल्सो एन एक्स-सी-टू प्रोसेस, एक्स-सी-टू प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें हम कंटेमिनेटेड जो सोइल होगी हमारी उसको एक्सकेवेट कर लेंगे पहले, जो हमारी कंटेमिनेटेड सोइल होती है उसको एक्सकेवेट करके, और उसको स्प्रेड कर देंगे, एक लेयर बना देंगे एक बेड से, जब तक उसके सारे पोल्यूटेंट्स रिमूव नहीं हो जाते। मतलब ये कोई साइट थी, इसमें से डग आउट करा, इसको बाहर निकाला और उसकी लेयर बना दी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और लेयर भी किसके ऊपर बनाएंगे, इसके नीचे ना एक माइक्रोब्स का बेड लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ पे माइक्रोब्स है, ठीक है। और ये माइक्रोब्स फिर धीरे धीरे अपना एक्शन करेंगे, और एक्शन करने के बाद ये जब सोइल ठीक हो जाएगी तो वापस से इसको क्या कर देंगे, इस गड्ढे में डाल देंगे वापस से। तो होती है लैंड फार्मिंग। तो लैंड फार्मिंग आपको ये याद रखना भाई, एक तो इसमें कौन सी एक्स-सी-टू प्रोसेस है, कौन सी इन-सी-टू प्रोसेस है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इसके लिए, और जो हमने डिफरेंट टर्म बताए उनका मतलब आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, ये था भाई हमारा बायो रिमीडिएशन। ऐसे ही अब एक और आता है, उसको बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो, एक मिनट रुकना भाई। हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारी फाइटो रेमिडिएशन। ठीक है, फाइटो देखो भाई, एक तो हमें सिंपल सा से पता चल गया कि भाई हमारा इसके अंदर क्या होंगे, फाइटो मतलब प्लांट्स होंगे हम। ठीक है, इसमें हम प्लांट्स का यूज करेंगे और रिमीडिएशन टेक्निक करेंगे, वही अपने सोइल से क्या कराएंगे, कंटेमिनेंट्स को हटाएंगे। सो रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, रिमूवल ऑफ contaminants with the help of plants, इसको बोलते हैं फाइटो रेमिडिएशन। अब फाइटो रेमिडिएशन भी हमारा चार तरीके का होता है भाई, 4 टाइप्स। इनके इनके नाम याद रखना भाई, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बायो एगुमेंटेशन में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इनको ऐसे याद रखना डायरेक्ट। तो सबसे पहले है भाई हमारा फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्युमुलेशन। फाइटो एक्सट्रैक्शन या फिर इसी को बोलते हैं फाइटो एक्युमुलेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें जो हमारी कंटेमिनेटेड सोइल है वहां पे हम एक प्लांट लगा देते हैं। ठीक है, हमने एक प्लांट लगा दिया कंटेमिनेटेड सोइल के ऊपर, और जो ये प्लांट लगाया है यहाँ पे, अब जो इसके अंदर पोल्यूटेंट्स है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है यहाँ पे हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल्स जाएंगे और ये हैवी मेटल्स इधर दे गेट एब्जॉर्ब इनटू द लीफ या फिर इसके शूट में, तने में, या फिर जो नीचे रूट्स हैं इन रूट्स के अंदर। ठीक है, इनमें जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो ये सारे इनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा इन हैवी मेटल्स को। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक्युमुलेट करवाते हैं उसको बोलते हैं फाइटो एक्युमुलेशन या फिर फाइटो एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड इज फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटो ट्रांस, देखो इसके नाम में ही है भाई ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या कर देगा, जो हमारे हार्मफुल यूज इसमें भी प्लांट होंगे, जो हमारे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है उनको ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और इनको एक लेस हार्मफुल या फिर और नो हार्मफुल, नहीं नो हार्मफुल, नो हार्मफुल क्या होता है, ठीक है, लेस हार्मफुल या स्टेबल बोल सकते हैं हम, लेस हार्मफुल या फिर स्टेबल, स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हार्मफुल पोल्यूटेंट को किस में करते हैं, लेस हार्मफुल में और या फिर स्टेबल प्रोडक्ट में। इसको हम बोलते हैं भाई फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड इज फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन में क्या क्या करते हैं भाई, कि भाई देखो देखो जैसे कोई कंटेमिनेंट है, कोई पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा, उसको मोबाइल पोल्यूटेंट है, वो कब लीच करके नीचे चला जाता है जमीन के अंदर, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो इसको नॉन लीचेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेस मोबाइल, लेस मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेस मोबाइल फॉर्म में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। इसको बोलेंगे फाइटो स्टेबलाइजेशन, जो मोबाइल केमिकल के लिए यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो डिग्रेडेशन मतलब भाई बहुत ही सिंपल टर्म है, इनके नाम से याद रह जाएगा आपको। ठीक है, मतलब हम इनको क्या करेंगे,
जो हमारे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होंगे, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को प्लांट्स की हेल्प से ही इनको क्या करवा दे, डिग्रेड करवा दे। ठीक है, डिग्रेड करवा दे। तो इसको हम बोलेंगे, तो क्या करेंगे उसको, प्रोटीन में, एंजाइम में, इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, ऐसे। तो इसको बोलते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। तो ये था हमारा भाई पोल्यूशन वाला चैप्टर। तो ये आज पूरा हो गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।